हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। मैं एक बार फिर से डेयरी के कंटेंट को, राजफेड के कंटेंट को दोबारा से बनाने की लगा कि यार थोड़ा और इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। तो आज वापस से आपको डेयरी और राजफेड का कंटेंट और बढ़िया और डायनेमिक वे में और बढ़िया समझने में, ताकि एक बढ़िया सिस्टम लगे आपको। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है सी ए सतीश नेजा, और पिछली बार भी डेयरी की तैयारी हम लोगों ने ही करवाई थी, और दी बेस्ट मतलब स्टूडेंट्स को जो कंटेंट मिला था, एग्जाम में जो पेपर आया था, रिव्यूज मैंने आपको शेयर कर रखे हैं। तो चलिए समय वेस्ट नहीं करेंगे, और हम करने वाले हैं इस एग्जाम को क्वालिफाई। आपको 21 पोस्ट मिली है डेयरी में, और 11 पोस्ट मिल रही है आपको जूनियर अकाउंटेंट में, यानी कि आपको 21 और 11 32 पोस्ट मिलती हैं। और ये 32 की 32 पोस्टों में हमने अच्छी परफॉर्मेंस दिखानी है। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। अब आपकी बारी है, ठीक है जी। तो चलिए, फर्स्ट हमें पढ़ना है। सबसे पहले इसका सिलेबस देखते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में इसका सिलेबस के लिए मैंने आपको कुछ पीडीएफ दिए हुए हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। और ये वीडियो यूट्यूब पे भी जाएगा, तो कुछ चीज़ें हमारी उस तरह से भी रहने वाली हैं। तो इसके लिए एलिजिबिलिटी आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि अगर आप राजफेड में जाएंगे तो बीकॉम चलेगा, और अगर आप डेयरी के लिए जाएंगे तो 3 साल का एक्सपीरियंस चलेगा। एक्सपीरियंस में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, एक वीडियो बनाया यूट्यूब पे, वहां पे एक्सपीरियंस के अंदर किसी भी तरह का एक्सपीरियंस अगर आपका रहा है तो वो चल जाएगा, ठीक है। और बाकी अलग से बातें करेंगे यहाँ पढ़ने की बात। इसका सिलेबस 80-20 का, 80 नंबर का कॉमर्स जिसमें 40 क्वेश्चन आएंगे, 1 घंटे में करने हैं, टोटल 1 घंटे में करने हैं। और 20 नंबर की जीके यानी कि 10 क्वेश्चन आएंगे, 2 क्वेश्चन 2 नंबर का 1 क्वेश्चन है, ये आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए। 80 नंबर का कॉमर्स है। कॉमर्स में अब देखिए क्या क्या पढ़ना है हमें। सबसे पहले सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ये स्पेशल टॉपिक्स बोलूंगा आगे से, मैं जब भी बोलूँ इसको स्पेशल टॉपिक्स, ये स्पेशल टॉपिक्स हमने करने हैं। और इसकी शुरुआत कर रहे हैं आज हम एक चैप्टर से जिसका नाम है सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ठीक है जी। बहुत शानदार, फोकस यहीं रखना है। मैंने मैटर तैयार करा हुआ है, आपको तो बस ध्यान देना है, फोकस्ड रहना है। इसकी कंटेंट के लिए मैं आपको पहले ही बता दूं, मेरे पास सब कुछ है। वीडियोस में आपको दे रहा हूँ, बहुत बेहतरीन, आपको समझ में आएगा, कुछ नहीं करना, ठीक है। थ्योरी कंटेंट आपको मिल जाएगा, ये थ्योरी की कंटेंट है, ये थ्योरी की बुक है, ठीक है। अब ये एज इट इज बुक नहीं दे रहा हूँ मैं, इसी को वीडियोस में और बढ़िया वेल मैनर्ड में प्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। और इसके बाद एमसीक्यूज है। ये एमसीक्यूज ऑलरेडी हमारे बन चुके हैं, जो कि टेस्ट पोर्टल पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। वो भी अब जल्दी ही मैं इसके आपके कोर्स के अंदर इसको डलवा देता हूँ, शायद आज डल जाए या कल डल जाए, ठीक है। ये सारे के सारे एमसीक्यूज अब आपको टॉपिक वाइज वहां पे मिलने वाले हैं। 500 प्लस एमसी, 580 है या कुछ ऐसे करके हैं, ठीक है। ये सारे एमसीक्यूज विद एक्सप्लेनेशन, बाइलिंगुअल है, ये देख सकते हैं आप। ये देखिए बाइलिंगुअल है, ये क्वेश्चन है, देखिए ये एमसीक्यू है, पूरा इंग्लिश हिंदी प्रॉपर उसकी एक्सप्लेनेशन है। और कहीं भी प्रॉब्लम आ जाए ना, हम लोग आपको सपोर्ट देते हैं, ठीक है। मतलब कोशिश यही जारी रहती है कि क्योंकि बहुत सारे टेस्ट चल रहे हैं, तो हमारा ये सपोर्ट भी मिलता है स्टूडेंट्स को। ऐसे नहीं है कि हम कहेंगे कि भैया हाँ तू अपने आप जान, हमने कोर्स भेज दिया, ऐसा सिस्टम हमारे यहाँ नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो ये मैंने आपको ये दिखाया। तो अब हम इस कंटेंट की शुरुआत करते हैं, ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे। मैंने एक ये स्लाइड भी बनाई थी कि कौन से किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इसको हमेशा अपने सामने रखना है। तो स्पेशल कंटेंट से पिछली बार लगभग इतने ही, मतलब 6 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन इसके एवरेज आया था, क्योंकि आईबीपीएस पेपर आउट नहीं करता, ये आपको पता होना चाहिए। तो 2 नंबर का 1 क्वेश्चन है, तो इसको अच्छी खासी वेटेज देना है, क्योंकि यही डिफरेंस आएगा, ठीक है। तो यही डिफरेंस आएगा, तो ध्यान देना यहाँ पे। चलिए अब हम शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला टॉपिक सप्लाई चेन मैनेजमेंट। अब सर ये होता क्या है, ध्यान देंगे, ठीक है। आपको ये ध्यान देना, आपके दिमाग में आता होगा सर पहले हमें इसको समझा दो। आपको बेहतरीन, सप्लाई चेन मैनेजमेंट एक लंबा टॉपिक है, पर हम इसकी अभी शुरुआत कर रहे हैं आज, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा 20-25 मिनट में हमारी मैक्सिमम चीजें रोज हो जाएगा, 20-20, 25-25 मिनट के आएंगे। और ये 25 मतलब कितने घंटे का होगा, 20 घंटे के आसपास का ये कंटेंट होने वाला है, ये मान के चलते हैं अपने, ठीक है। 20 घंटे का ये वीडियोस कंटेंट आपको पढ़ना है। ये ऐप में मिलेगा, कुछ लेक्चर्स हम इसको यूट्यूब पे डालेंगे, ठीक है, बीच बीच में डालते रहेंगे। बाकी कंटेंट आपको ऐप में ही मिलने वाला है, ये बात आप ध्यान देंगे, ठीक है। आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन और सप्लाई चेन मैनेजमेंट, वर्ड है सप्लाई, हालांकि ये सप्लाई वर्ड आपको जीएसटी में भी ध्यान देना है, ठीक है। और जीएसटी का तो आपको पता ही है, जीएसटी का इतिहास हमारा सबसे शानदार है, जेवीएनएल के टाइम भी। और हालांकि इसके ऊपर बातचीत और आगे चलेगी जब जीएसटी के लेक्चर्स डालूंगा, पर फिलहाल जीएसटी में 2021 में भी हमने ही पढ़ाया था, 18 में भी हमने ही पढ़ाया था, ठीक, और किसी ने नहीं पढ़ाया था। और पेपर में आपको जीएसटी के कंटेंट भी देखने को मिला था, ठीक है। तो चलिए, सप्लाई, जीएसटी में तो हर गुड्स हर सर्विस सप्लाई है, पर यहां सप्लाई का मतलब क्या है, देखिए इसको ना अपने कॉस्टिंग
से ज्यादा रिलेट करके पढ़ेंगे। कोस्टिंग प्लस लॉ, ये जो स्पेशल टॉपिक है ना, कोस्टिंग प्लस लॉ यानी कि कानून, इन दोनों का एक कॉम्बिनेशन रहेगा। ठीक है। अच्छा, आपूर्ति, सप्लाई, आपूर्ति। अब इस सप्लाई को कैसे समझना है, देखिए क्या होता है। जैसे एक किराना की शॉप है, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। एक किराना की शॉप है मेरे घर के पास है। सुबह सुबह या मेरे पिताजी या मतलब मैं तो आज बहुत कम जाता हूँ। ठीक है, मतलब बचपन में काम करता था घर के, अब तो सारे मैनेज कर लेते हैं, इतना लिवरेज मिल जाता है। ठीक है, खुद की लाइफ में ही मतलब खुद के काम पे फोकस रहता है। तो ये एक किराने की दुकान है। अब ये किराने वाला भाई के पास आप आते हो सुबह सुबह उठ के और कहते हो कि मुझे दे दो भैया दूध, दही। सर दही कौन लेता सुबह सुबह, सॉरी सॉरी सॉरी, चलिए दही नहीं लेते, दूध, और उसके साथ ब्रेड तो लेते हैं ना, ब्रेड और जो भी आइटम, बिस्किट बिस्किट जो भी लेते हो। सुबह सुबह आप पहुंच जाते हो। यहाँ राम जी हैं, राम भाई साहब को नाम देते हैं राम का। अब ये भाई साहब आपके लिए दूध भी लगा के ला के रखे हुए हैं, दही भी अरेंज करके रखे हुए हैं और ब्रेड भी अरेंज करके रखे हुए हैं। ये कहाँ से आएगी? एक व्यक्ति आके इनको दूध दे के जाएगा, अगला ये दूध से दही बनाएंगे ये। ठीक है, एक व्यक्ति इनको आगे ब्रेड की सप्लाई करके जा रहा है, एक आ रहा है कुछ और सप्लाई करके जा रहा है। ऐसा ही है ना। ये देखिए, यहां जो आपने सिस्टम समझा वो एक मतलब दो लेवल समझ लीजिए, यानी कि एक से आया और एक दूसरा लेवल इसने दिया और फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचा। ठीक है, तो ये भी क्या, एक सप्लाई। पर मजे की बात ध्यान से सुनिएगा, अब अपने ब्रेड फैक्ट्री के तौर पर देखते हैं। ब्रेड फैक्ट्री यानी ये भाई एक फैक्ट्री है ब्रेड की, बहुत मजा आएगा आपको पढ़ने में। हम रट्टे नहीं मारेंगे, ये ब्रेड की फैक्ट्री है। अब ध्यान से सुनना, हम लिखा हुआ आके पढ़ के जाने वाले व्यक्तियों में से नहीं है, ध्यान देंगे। ये ब्रेड की फैक्ट्री है। ब्रेड की फैक्ट्री क्या करेगी? ब्रेड की फैक्ट्री के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? सबसे पहले तो ब्रेड के लिए रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल क्या हो जाएगा इसका? व्हीट, ग्रेन्स जो इसके अंदर डालेगी, और बहुत सारे मटेरियल हो जाएंगे। अब मल्टी ग्रेन होती है ब्रेड, ये ब्रेड वो ब्रेड, बटर ब्रेड, ब्राउन ब्रेड, पता नहीं कलर्स, सब कुछ आएगा। ठीक है, और फिर ईस्ट आएगा, सब कुछ आएगा। ये ब्रेड बनाई इन लोगों ने। अब ये ब्रेड कहाँ जाएगी? सबसे पहले सीधा इसके पास नहीं जाती। ये ब्रेड कहाँ जाएगी? बीच में एक डिस्ट्रीब्यूटर होता है बड़ा, फिर एक छोटा बीच में और आ जाएगा। ठीक है, फिर जाके वो दुकानों पे सप्लाई करवाएगा, या इसके पास आ जाएगी, ये डायरेक्ट सप्लाई करा देगा। डिपो बोलते हैं, डिपो, डिस्ट्रीब्यूटर, बहुत सारे नाम होते हैं। मुझे इसका मालूम है क्योंकि मेरे कज़न दिल्ली में जो ब्रेड की कंपनी है हार्वेस्ट गोल्ड, वहाँ पे उन्होंने काम किया है, फिर बोन में काम किया है, अच्छे लेवल पे मैनेजमेंट किया है, तो इसलिए मुझे इसका मालूम है पूरी प्रोसेस का। मैंने भी ब्रिटानिया में ऑडिट किया था, मैंने शायद आप लोगों को बताया होगा। दिल्ली में खामपुर करके एरिया है दिल्ली से बाहर, तो वहाँ पे उसके गोडाउन थे ब्रिटानिया के। आज का तो पता नहीं, जब मैंने शुरू शुरू में सीए ज्वाइन किया था तो वहाँ पे ऑडिट्स करने जाता था, स्टॉक ऑडिट किए थे ब्रिटानिया के। सबसे पहला स्टॉक ऑडिट मैंने ब्रिटानिया का किया था अपने सीनियर के साथ जो उस समय थे ना। चलिए, तो अब आपको ये समझ में आना है कि कुछ मटेरियल आ रहा है, फिर आगे ये भेज रहे हैं, तो जितने ये फेज आते हैं अल्टीमेट यूज तक, उसको क्या बोला जाता है? सप्लाई। और ये जो सारी चीजें जुड़ के बनती हैं, देखिए ये क्या हुआ, ये इस तरह से क्या होती है, एक चेन बनती चली जाती है। देखिए मैं आपको बताऊं, ठीक है, ये एक क्या होती है, चेन बनती चली जाती है। ये बनता तो ऐसे ही है, देखो ये बहुत सारे ना इसके अंदर, देखिए इस तरह से ये लेवल बनते चले जाते हैं। ठीक है, ये चेन बन गई, देखो जैसे चेन होती है ना एक तरह से, ये चेन बनती चली जाती है। एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट, दूसरे पॉइंट से तीसरा पॉइंट, और ये होता है एंड पॉइंट। तो देखिए ये होगी सप्लाई, समझ में आ गया? सप्लाई चेन समझ में आ गया। अब आता है इसका मैनेजमेंट। इसका मैनेजमेंट समझ आ गया, सप्लाई भी समझ में आ गया, चेन भी समझ में आ गया। अब इसको प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट करना एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। एक संस्था के लिए, एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए अगर ये व्यवस्था बिगड़ी, मान लो होता क्या है, दूध का केस ले लेते हैं अपने। अब आप डेयरी की तैयारी कर रहे हैं तो दूध दूध से आपका वास्ता पड़ेगा, ध्यान देना। सरस में अगर आपकी जॉब लग रही है तो आपको दूध का पता होना चाहिए। अगर आप राजफेड में जा रहे हैं तो आपको व्हीट ग्रेन्स का पता होना चाहिए। ठीक है, हमें रटना नहीं है, ध्यान देना, हमें समझना है। व्हीट ग्रेन्स का आपसे क्यों करवा रहे हैं? इसीलिए तो करवा रहे हैं कि आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, अब ये दूध है, ये व्हीट है। आप सोचिए जब आपने दूध बनाया, दूध के लिए आपने सबसे पहले सरस, अमूल सरस की बात ले लेते हैं, जैसे मैं सरस की बात करता हूँ। चलिए मैं आपको वही पढ़ाऊंगा जो आपके एग्जाम का है। देखिए सरस की बात करते हैं, सरस क्या करेगा? ये सरस फैक्ट्री होगी जहां दूध की फैक्ट्री है। ठीक है, ये फैक्ट्री है सरस की।
नोट कर लीजिएगा साथ साथ में, हालांकि ये पीडीएफ मैं ऐप में डाल दूंगा साथ में। ये फैक्ट्री हो गई। अब इस फैक्ट्री में ये हो गए किसान, मैं ये मान के चल रहा हूँ दूध किसानों से ही आता होगा, ठीक है, ये हो गए किसान। अब ये दूध यहाँ से किसानों ने यहाँ पे दूध निकाला डेली का सुबह सुबह ही, और ये दूध कहाँ आ गया, फैक्ट्री में आ गया। ये रही फैक्ट्री देखे, ठीक है, ये दूध सारा प्रोक्योर कहाँ हुआ, फैक्ट्री में। अब इसको इसकी जो क्लीनिंग होनी है, इसमें जो भी प्रोडक्ट्स बनने हैं, दूध दही, ये सारा यहाँ बनेगा। 2 दिन लगेंगे, 3 दिन लगेंगे, दूध गर्म होएगा, ठंडा होएगा, फिर उसके प्रोडक्ट बनेंगे। फिर क्या होगा, फिर वो अलग अलग जगहों पे, अलग अलग शहरों में क्या जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास, जो इसके डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटर्स क्या करेंगे, फिर अपने शॉप्स पे भेजेंगे। मुझे इतनी चेन माल मैं लेना चाहूंगा, और भी हो तो बीच में फेज पता नहीं, ठीक है। ये शॉप्स पे आएंगे, शॉप्स वाला क्या देगा, कंज्यूमर को देगा। अब सपोज करो इसका प्रॉपर मैनेजमेंट ही नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ, जब यहाँ से दूध आ रहा था तो दूध खराब गाय का था, खराब मतलब बीमार गाय का था, ठीक है। तो जब गाय बीमार होती है, अब आप समझ ही गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, तो उस समय दूध उसका सही नहीं होता। जब वो दूध आता है, अगर वैसा दूध अगर इसमें मिक्स कर दिया जाए, तो सोचिए क्या मैनेजमेंट होगा। चलिए यहाँ छोड़िए, यहाँ बढ़िया प्रोसेस नहीं हुई, उसको फ्रीजिंग नहीं किया गया, दूध खराब भी हो सकता है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटर के पास अगर दूध फ्रीजिंग में नहीं गया तो खराब, यहाँ भी फ्रीजिंग में नहीं गया तो खराब। तो जो ये प्रॉपर एक चैनल है, इसका अगर प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं हुआ, प्रॉपर प्रोसेस सिस्टम नहीं रहा, तो क्या हो सकता है, लाखों करोड़ों का नुकसान हो सकता है एक ही दिन में, एक ही झटके में। तो इसीलिए क्या होता है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट आपको भी समझना जरूरी है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसीलिए हमें ये चैप्टर डाला गया है ताकि आपको इसका इंपॉर्टेंस पता हो। हमें इस चैप्टर में क्या क्या, अभी इस सेशन में क्या क्या पढ़ना है, ऑब्जेक्टिव्स और की एलिमेंट्स, ठीक है। ऑब्जेक्टिव मतलब सप्लाई चेन मैनेजमेंट का उद्देश्य क्या है, वो मैं मोस्टली आपको ऑलरेडी आपको हल्का सा मैं समझ में आ गया होगा उसको, ठीक है। और इसके की एलिमेंट क्या हैं, क्या क्या इसके महत्वपूर्ण तत्व हैं, वो हम समझ लेते हैं। अभी सप्लाई चेन मैनेजमेंट को थोड़ा सा और समझ लेते हैं कि भैया इसमें क्या है। देखो इसमें क्या क्या आ गया, वही सेम चीजें। सप्लाई चेन मैनेजमेंट का फ्लो क्या है, कहीं से भी शुरू कर लो, अल्टीमेटली कहाँ पहुंच रहे हो आप, कंज्यूमर तक पहुंच रहे हो। ये लास्ट गोल, ये रहा, हमेशा ध्यान रखना, कंज्यूमर इज लास्ट गोल। और उसके बाद क्या, ये सारे बीच में स्टेप्स हैं। प्रोक्योरमेंट का मतलब सेल एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट, यानी कि बना रहे हो आप उसको, प्रोक्योर कर रहे हो, कहीं से खरीद रहे हो। फिर सप्लायर्स हैं, मैन्युफैक्चरर हैं, वेयर हाउस आता है, लॉजिस्टिक आता है, ठीक है। ये इसके अलग अलग फेजेस हैं, ठीक है। ये मैंने इंटरनेट से इमेज निकाली थी, ये भी एक देख सकते हो आप। रॉ मटेरियल वही आपने, अब अगर आप राजफेड में जा रहे हो, राजफेड क्या है, मंडियों के लिए मार्केटिंग वाला सिस्टम है। वहां पर अकाउंटेंट हो तो आपको पता होगा, सबसे पहले किसानों से रॉ मटेरियल आएगा, कणक आएगी, मतलब सरसों आएगी, कपास आएगी, राजस्थान में यही मिलता है, बाजरा मिलता है आपको, शायद जवार होता है मेरे ख्याल में, जो जवार जो भी वटेवर जो थिंग, या तिल आ गया, ये सारी चीजें जो भी हो गई, वो रॉ मटेरियल होगा। फिर इनबाउंड लॉजिस्टिक का मतलब क्या होता है, इनबाउंड का मतलब होता है लाना, इन और जब भेजते हो तो उसको बोलते हैं आउट, ठीक है, आउटबाउंड। इनबाउंड लॉजिस्टिक का मतलब क्या है, ट्रकों से आएगा माल, फिर वो स्टोर होगा कहाँ पे, गोडाउन में, मतलब स्टोर बोलते हैं ना अपने उसको। गोडाउन में तो क्या होता है, फाइनल गुड्स जाता है, फिर भी हम एक ही बात समझ लेते हैं दोनों को। फिर वो बनेगा, ये आपके स्टोरेज में चला गया था, वहां पे स्टोरेज से वापस कहाँ आ गया, मैन्युफैक्चरिंग में। यहाँ आपका क्या हो गया, उससे कुछ ना कुछ बना, जैसे गेहूं से बन गया बिस्किट, यहाँ क्या बना, BUISCUITS, बिस्किट्स, ठीक है, बिस्किट्स बन गए। फिर क्या होगा, उस बिस्किट्स बनने के बाद क्या हुआ, वो इकट्ठा हो गया फैक्ट्री में, मतलब कार्टन में डल गया। फिर उसके बाद ये ट्रक से गया कहाँ, हालांकि बीच में शॉप्स भी आप डाल सकते थे, बीच में शॉप्स आ गए, डिस्ट्रीब्यूटर आ गए, फिर फाइनली कंज्यूमर को मिल गया। तो ये जो पूरा एक चरण है, इसको क्या बोलते हैं, सप्लाई चेन मैनेजमेंट बोल देते हैं, ठीक है, या ऑपरेशंस बोल दो, कैसे भी बोल दो। अब इसके की एलिमेंट क्या हैं, मैंने पहले भी आपको बताए थे, पर मैंने एक लैंग्वेज रखा था, इस बार मैंने दोनों लैंग्वेज, हिंदी वाले खींचो तो हिंदी, इंग्लिश वाले खींचो तो इंग्लिश वाले, दोनों ही अपनी बातें करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहला जो एलिमेंट होता है वो होता है, देखिए, प्लानिंग। पहला होता है प्लानिंग, दूसरा होता है सोर्सिंग। ये प्लानिंग के फेज हैं, इसको एक बार बाद में देखेंगे। पहला स्टेप MCQ क्या बनेगा, पहला स्टेप कौन सा है, प्लानिंग फेज। सेकंड जो फेज आता है दैट इज सोर्सिंग। सोर्सिंग का मतलब क्या होगा, आप कहां से सामान लाओगे, जो आपने देखा ना पीछे रॉ मटेरियल था, उसको लाए कहां से, किसान से लाए ना, तो वो सोर्स कहां से करना, पहले प्लान किया कि मैं किसान से खरीदूंगा, फिर सोर्स करना कि भैया सोर्स करना उसका, फिर प्रोडक्शन में चले गए, उसके बाद फिर लॉजिस्टिक, फिर रिटर्न, अगर कुछ वापस आता है तो कैसे करोगे,
और इंफॉर्मेशन फ्लो, अगर ये सारी सूचना एक जगह से दूसरी जगह जानी है, एक आदमी से दूसरी जगह ये इंफॉर्मेशन चलती रहे, तो ये क्या है, इसके तत्व हैं। पूरा सप्लाई चेन मैनेजमेंट में अगर इन्फॉर्मेशन ही फ्लो नहीं करेगी, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएगी, तो आपको पता ही नहीं चलेगा क्या हो रहा है। तो मैनेजमेंट कैसे करोगे? मैनेजमेंट अपने क्या कर लेंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो पहला फेज प्लानिंग। प्लानिंग में किस किस की प्लानिंग करोगे? सबसे पहले फेज में प्लानिंग करनी है कि डिमांड कितनी होगी, उसी हिसाब से तो करोगे सारा। फिर इन्वेंट्री कितनी करनी है अरेंज, कितना प्रोडक्शन करना है, क्या डिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट में ये सबसे पहले प्लान करते हैं चारों चीजें। प्लान हो रहा है अभी सिर्फ क्या हो रहा है? प्लान हो रहा है अभी सिर्फ प्लान। ठीक है, कितनी डिमांड होगी, कितना आपको इन्वेंट्री वो चाहिए, कितना प्रोडक्शन करोगे और कितना डिस्ट्रीब्यूशन। फिर अब प्लान हो गया सब कुछ कि भैया मैंने इस महीने हमारा 50,000 यूनिट जाने चाहिए। ठीक है, 50,000 बिस्किट के कार्टन जाने चाहिए। तो अब मैं क्या करूंगा? सोर्सिंग। अब मैं व्हीट कहाँ से आएगा, उसका अरेंज कर लूंगा, बात करूंगा जो भी एजेंट्स होंगे कि भैया मुझे तो मंडी से बढ़िया व्हीट जो मेरे बिस्किट के लिए होता है मोटे वाला 1486, या और भी अपग्रेड कोई ग्रेडेड आता होगा मुझे नहीं पता। ठीक है, वो मुझे व्हीट चाहिए बड़ा मोटे दाने वाला प्योर। मुझे चीनी चाहिए, मैं बिस्किट की कंपनी की बता रहा हूँ अब यहाँ पे, सेम दूध की कंपनी का मैंने आपको बताया था। ठीक है, मैंने आपको बताया था ना एक एग्जांपल, मैंने क्या किया था, यहाँ पे हमारे एक तो खंडेलिया ऑयल मिल है गंगानगर में। ठीक है, वहाँ पे मैं ऑडिट्स के लिए गया था लगातार 10 दिन शायद, उसकी प्रोसेस आपको बताता हूँ। ठीक है, और ब्रिटानिया का तो मैंने आपको बता ही दिया। दिल्ली में क्या कहते हैं, सोलाटको में गया था कंपनी, बहुत सारी कंपनियों में जब हम ऑडिट्स पे जाते थे तो वो सारी अलग अलग प्रोसेस आती है। अभी मैंने जीएसटी के टाइम पे सारी कॉटन मिल्स के यहाँ पे ऑडिट्स करे, तो उसमें तेल की प्रोसेस थी, वो मैं और बताऊंगा आपको धीरे आगे चलते चलते। तो क्या होता है, ये सारा मटेरियल आएगा, फिर इस मटेरियल को हमने क्या करना है, स्टोर में डालना है। स्टोर में जाएगा, स्टोर के बाद क्या होगा? प्रोडक्शन। स्टोर के बाद क्या होगा? प्रोडक्शन। प्रोडक्शन में क्या होगा? जैसे मैंने आपको बताया था ना कि मैं जब जीएसटी का ऑडिट करने गया था, तो उस मिल में, कॉटन मिल में क्या था, सबसे पहले ट्रोलियो में आता था आपका रो कॉटन। ये टर्म याद रखना, जीएसटी में बहुत काम आती है, हालांकि आप उसको नरमा बोलते हैं, इंग्लिश में टर्म है इसका रो कॉटन। ये बहुत जीएसटी में बहुत कलेश का घर है ये। ठीक है, अच्छा, रो कॉटन आई आपकी, नरमा आया, इसके जाने के बाद आप क्या करते हैं, इसको स्पिनिंग उसमें डाल देते हैं, मशीन होती है एक। ठीक है, उसके अंदर जैसे ही डालते हैं, इसके जो सीड्स होते हैं ना, बीज बिनोला, वो अलग हो जाता है। ये देखिए सारी प्रोसेस होती है, हम जाते हैं ना जब फैक्ट्रियों में, तब ये सब चीजें देखते हैं, तो प्रैक्टिकल अनुभव है। सीड्स हो जाता है, और ये क्या होती है, ये कपास कॉटन अलग हो जाती है, ये कॉटन साफ हो गई। अब इस कॉटन को तो क्या करते हैं, वो बढ़िया से उसको दबा के प्रेस करके उसके ऊपर पत्तियां लगा के ये तो भेज देते हैं कहाँ? फैक्ट्रीज में, कपड़े वाली फैक्ट्रीज में, ठीक है, दवाइयों वाली फैक्ट्रियों में, जहां जहां जाना होता है वहां चला जाता है। ठीक है, अब बचता है ये सीड। अब इस सीड से क्या होता है, अब इसको वापस क्रशिंग में डालते हैं पहले। ठीक है, अब क्रशिंग वाली जब में जाता है, क्रश होता है ये उसका। अब बीज को डालोगे तो क्या निकलेगा? सबसे पहला प्रोडक्ट निकलता है इसमें से ऑयल, जैसे निकलता है ना कॉटन ऑयल, जिसे अपने बोल देते हैं, तेल निकलता है। फिर साथ में क्या निकलती है इसके, जब ये तेल निकलता है ना, तो इसके साथ में निकलती है खल, और फिर निकलती है गाद। तीन चीजें निकलती हैं, तेल, खल और गाद। गाद मतलब एक बाय प्रोडक्ट, लास्ट जिसे कहते हैं ना खराब गंदगी, वो भी बिकती है मार्केट में। ठीक है, तो ये तीन प्रोडक्ट निकलते हैं आगे। तो ये क्या होगा, ये सारा का सारा देखो, अब आप देखो क्या होगा, प्रोडक्शन में जाएगा। अब ये सारी चीजें निकल के बिकती हैं अलग अलग चीजों पे, किसी पे जीएसटी है, किसी पे नहीं है, किसी पे कोई क्लेश है, पर ये चीजें हमने सॉल्व करी थी मैंने यहाँ जितनी भी बड़ी फैक्ट्रियाँ थी, क्योंकि जीएसटी तो नॉलेज थी नहीं, तो मैं तो दिल्ली से करके आया था। तो ये जो बड़ी कॉटन मिल्स हैं, इसमें ये इतनी सारी प्रोसेस होती थी, इतनी सारी कैलकुलेशन होती थी। तो यहाँ पे जितनी भी रावतसर में, हनुमानगढ़ में, संगरिया में जितनी भी कॉटन मिल्स थी, वो सारी की सारी मैक्सिमम मोर देन 50% जो मिल्स थी, 19-20 के ऑडिट्स अपनों ने करे थे। ठीक है, अब तो जीएसटी ऑडिट बंद कर दिया इन्होंने, तो ये सारा अपनों ने किया था। तो ये प्रोडक्शन का प्रोसेस है। आगे और बहुत सारी चीज़ें आपको जानने को मिलेंगी। लॉजिस्टिक की बात करता हूँ कि गंगानगर जो एरिया है वो सरसों, कॉटन, इसके लिए बहुत फेमस है। अब तो बीकानेर की साइड में भी कॉटन का बहुत शुरू हो गया, बट गंगानगर, हनुमानगढ़, यहाँ कॉटन का बहुत ज़्यादा चलन है। ठीक है, अब उसके बाद करते हैं लॉजिस्टिक। अब ये माल जो आया था ट्रॉलियों से, और ये जो जाएगा ट्रॉलियों ट्रकों से बांग्लादेश तक कॉटन जाती थी। अब ये देख सुनते होंगे ना कि बांग्लादेश का गारमेंट उद्योग ठप हुआ। कॉटन कहाँ से जाती थी? इंडिया से जाती थी कॉटन सारी। ठीक है, हम लोगों ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार के अपनी इंडस्ट्री बांग्लादेश को दे दी थी।
चलिए, लॉजिस्टिक हो गया। फिर रिटर्न, अगर कॉटन बेकार निकली, खराब निकली या इसमें कोई दिक्कत हुई तो वापस भी तो आएगा। और ये सारा जो मैनेजमेंट है उसका इंफॉर्मेशन का फ्लो पूरा का पूरा क्या होता है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट का ही पार्ट है। अगर आपने कुछ नोट करना हो तो वो रोक के स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन मैंने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट की डेफिनेशन क्या है, ये एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है। देखो सीधी सी बात है, हिंदी में भी लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। इसमें क्या होता है, प्लानिंग, इम्प्लीमेंट और कंट्रोल करना होता है ऑपरेशन को। और इसके अंदर क्या होता है, रॉ मटेरियल कहाँ से आ रहा है, उसका वर्क इन प्रोग्रेस, मतलब वो अभी बीच में है, मतलब प्रोडक्शन फेज में है, और वो फाइनल हो गया है। ये सारा शुरू से लेके एंड तक, जब तक वो कंज्यूमर तक नहीं पहुंच जाता, वो सारा का सारा ये सिस्टम इसमें शामिल होता है, ठीक है। अच्छा, अब हमें ध्यान देना है ये क्यों जरूरी है सप्लाई चेन मैनेजमेंट, इसका उद्देश्य क्या है, मैक्सिमम कस्टमर वैल्यू। मैक्सिमम याद रखना, मैक्सिमम, हर बिजनेस का मोटिव यही होना चाहिए, कस्टमर वैल्यू। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, ध्यान से सुनना। आप कभी भी आपने ट्राई किया होगा, आपने हमारे यहाँ मैसेज किए होंगे तो आपको रिप्लाई मिले होंगे। कोशिश यही रहती है, जब तक स्टूडेंट फ्रस्ट्रेट नहीं कर देता है या किसी चीज को बार बार दोहराता रहता है, मैक्सिमम आपने हमारे यहाँ पे रिप्लाई लिए होंगे, ठीक है। कभी भी ट्राई करके देख लेना, अगर बात गलत लगे तो, ठीक है। जब तक हमारे बस में है तब तक हम कर सकते हैं, हम ऐसा नहीं है कि हम कर सकते हैं और कर नहीं रहे, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो मैक्सिमम कस्टमर वैल्यू, आप कभी भी देखना, मेरे साथ स्टूडेंट जुड़ेगा, मैक्स वो एक कोर्स उसने मेरे से ले लिया, अगर मैं दूसरा भी वही बेच रहा हूं तो वो जरूर आएगा लेने के लिए, ठीक है। कस्टमर वैल्यू आप देखिए, बाकी अकेडमीज या कहीं भी देखेंगे आप, स्टूडेंट मैसेज कर रहा है, कोई रिप्लाई नहीं, कोर्स खरीदने के बाद, ठीक है। आपने खरीद लिया, अब आप जानो, आपका काम जाने, आप कुछ मर्जी करते रहो, कोई मतलब लेना देना नहीं है। हम यहाँ कोशिश करते हैं स्टूडेंट को एक्सप्लेन करने की, सब चीजें बताने की, ठीक है। तो मैक्सिमम कस्टमर वैल्यू इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बिजनेस, और वो अगर नहीं है तो आपका बिजनेस किल होने वाला है, ठीक है। और दूसरा, गेनिंग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। दो दो पर्पज होते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट का। सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है, कस्टमर खुश रहे और मेरे को कंपटीशन पे अपनी एज बना के रखनी है, ठीक है। इसके ऑब्जेक्टिव आ गए यहाँ पे। अच्छा, ये मैंने बता ही दिया आपको। की एलिमेंट पे चर्चा करनी है। अब पहले हमने 2 पॉइंट, एक तो डेफिनेशन हो गई और दूसरा की एलिमेंट। अब इसके क्या क्या एलिमेंट हैं उसके ऊपर अपने को बात करनी है। देखिए, ये अपनों ने जो बात करनी है ये तो अपनों ने मोटे तौर पे कर ली है, ठीक है, कि भैया की एलिमेंट के ऊपर चर्चा पीछे ही हो गई। अब आते हैं इसके की टॉपिक। सबसे पहले देखो, जब मैं इसकी बात कर रहा हूं ना आपको, ये सारा का सारा पूरा है ना, तो अब इसके अंदर ना कुछ मॉडल्स हैं। क्या है, कुछ मॉडल है। अब सर ये मॉडल क्या चीज है, ध्यान से सुनना। सप्लाई चेन मैनेजमेंट समझ में आ गया कि हाँ यार, ऐसे इधर से आएगा और फिर हम प्रोसेस करेंगे, फिर उसको भेजेंगे, बीच में ट्रक आएंगे, आएगा भी ट्रक और लेके भी ट्रक जाएगा। इतनी इस कहानी आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। मकसद क्या है, कस्टमर खुश रहे और मेरे को कंपटीशन में आगे रहना है, तभी तो मैं अपना बिजनेस का, अच्छा ये तो मेरा मकसद हो गया इस सप्लाई चेन मैनेजमेंट का, पर मेरा मेन मकसद क्या है, बिजनेस को ग्रो करना ना, प्रॉफिट कमाना, वो मेरा मेन मकसद है। पर सप्लाई चेन मैनेजमेंट का मकसद ये वाला है, तो कंफ्यूज मत हो जाना दोनों में, ठीक है। अच्छा, अब जब मैं ये कर रहा हूं तो अब मेरे को कौन से तरीके हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट, अब ये कहता है कई तरह की है भाई, एक तरह की नहीं है। मैंने कहा अच्छा, कौन कौन सी तरह की, तो ये कहता है देखिए, एक पुश मॉडल, एक पुल मॉडल, एक हाइब्रिड मॉडल, ये 3 तो तेरे को ध्यान रखने हैं, ठीक है। ये 3 तेरे को ध्यान रखने हैं। चौथा तो क्या है कि कौन कौन से फैक्टर पे, ये मॉडल इसका नहीं है, ये 3 ही ध्यान रखने हैं, पुश, पुल और हाइब्रिड, ठीक है। नाम में मैं भी कंफ्यूज हो जाता था पहले, ठीक है। पुश, पुश का मतलब क्या, पुल का मतलब क्या, ये ध्यान देना है। पुश का मतलब धक्का लगाना है, बिजनेस खुद से धक्का लगाएगा, बिजनेस खुद से धक्का लगाएगा। और पुल का मतलब क्या है, कस्टमर मजबूर करेगा, ठीक है। ये तो क्या है, बिजनेस अपने हिसाब से, ये क्या करता है, बिजनेस फ्यूचर को देखता है, फ्यूचर को देखेगा और खुद ही डिसाइड कर लेगा। ये पुल मॉडल में क्या है, कस्टमर की डिमांड आती आएगी तो काम करेगा, कस्टमर डिमांड पे, मतलब मार्केट में क्या चल रहा है उस पे। पुश मॉडल में मैं देखूंगा, जैसे मैंने क्या देखा, मैंने देखा कि एक मैं आपको बताता हूं, मैंने कोर्स बनवा दिया, ये सारा कंटेंट बना दिया, मुझे नहीं पता कितने बच्चे आने हैं सप्लाई चेन में, मतलब ये स्पेशल कंटेंट पढ़ने के लिए, ये कोर्स पढ़ने के लिए मैंने बना दिया, ठीक है। तो ये तो हो गया पुश मॉडल, मुझे पता ही नहीं ना फ्यूचर की डिमांड, यार 200 बच्चे आएंगे, 150 आएगा, 300 बच्चे आएंगे, ये एक फ्यूचर प्रोडिक्शन। जैसे मैंने 2 साल पहले ये आपका डेयरी का कोर्स बना, ये इसका कोऑपरेटिव का कोर्स बना के 2 साल से चल रहा है, तो मैंने सोचा था इतने बच्चे आएंगे, तो ये क्या हो गया, पुश मॉडल। मैंने वो
सोचा और मैंने ये सारा कंटेंट मार्केट में किताबें पहुंचा दी, ये पहुंचा दिया, ठीक है। पुल मॉडल में क्या होगा, पुल मॉडल का सीधा सिस्टम क्या है कि जैसे अभी मैं आपको बताता हूँ, एक एक एग्जाम ये डाल रहे हैं डेयरी वाले या राजफेड वाले, क्वालिटी कंट्रोल करके इसमें पोस्ट आई है। अब उसके लिए क्या होगा, अब उसके लिए कोई हमें पता ही नहीं था ना कितने मार्केट में क्या है क्या नहीं है। बच्चे ने लगातार मैसेज किए, मैंने फिर अपने फ्रेंड रजत से बात करी कि रजत तो उनकी एक्चुअल में सीड्स का काम है शहर में, गंगानगर में अच्छा खासा, ठीक है। मैंने उससे बात करी, उन्होंने कहा कि हाँ हमारे पास ये मिल जाएंगे तेरे को। मैंने कहा यार इसमें ये डिग्री होती है, उसको नॉलेज होगी। उन्होंने देखा, वो अंकल मिले, उन्होंने कहा कि नहीं बेटा इसमें हम हेल्प कर देते हैं वो, ठीक है, क्योंकि वो रिसर्च का काम है, एग्रीकल्चर फील्ड का काम है, उनका मोटा काम है, यहाँ पे फैक्ट्रीज है उनकी। तो उन्होंने हेल्प करके कंटेंट बनवा के दे दिया, ठीक है, क्योंकि उनका बेटा भी इसमें ये कर रहा है, एमएससी इन एग्रीकल्चर। तो अच्छी खासी नॉलेज थी उन लोगों को, उन्होंने कंटेंट बनवा दिया, मैंने बच्चों को दे दिया, ठीक है। तो मेरा पॉइंट इज कि दो मॉडल हो गए, एक तो पहले से प्रिडिक्ट कर लिया तो पुश मॉडल, अगर डिमांड पे आया तो पुल मॉडल। समझ आ गया आपको? हाइब्रिड मॉडल मतलब कभी ये कभी वो, शुरू में तो पुश करके मैंने 1000 क्वांटिटी डाल दी, जैसे 1000 किताबें मैंने मार्केट में डाल दी, अब डिमांड आ रही है तो मैं और किताबें डालूंगा, तो ये भी हो जाता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है, सीधा सा बात, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। अब आगे चलें तो पुश, पुल और हाइब्रिड मॉडल। अब जो हमने कहा कि कौन सा मॉडल कहां लगेगा वो अब देखना है। जैसे इसके कुछ फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स क्या है कि कौन सा मॉडल कहां लगेगा, तो आपको पहले कुछ चीजें ध्यान में होनी चाहिए, तब आप डिसाइड कर सकोगे। पेपर में उसने पूछ लिया कि मान लो ब्यूटी की इंडस्ट्री है, ब्यूटी इंडस्ट्री, ठीक है, या फैशन की इंडस्ट्री है, या जूतों की इंडस्ट्री है, मतलब जूतों का जो सामान बनता है, या कोचिंग इंडस्ट्री है, सब इंडस्ट्री है ना ये अलग अलग। तो यहाँ पे कौन सा मॉडल लगता है, तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो आपको तब उस समय क्या याद रहेगा, कितने याद रख लोगे, कंप्यूटर बनाने वाला कुछ भी दे सकता है वो, तो उसको उसको डिसाइड करने के लिए कुछ फैक्टर हैं, ठीक है। पहला, सबसे पहले देखो मॉडल का सिलेक्शन, कौन सा मॉडल होगा वो इंडस्ट्री पे डिपेंड करता है। सम इंडस्ट्री लाइक फैशन, देखो क्या होता है फैशन में, आपको फैशन की इंडस्ट्री रोज चेंज होती है, हर दिन कुछ नया आता है, वहां पे आप कस्टमर की डिमांड का इंतजार ही नहीं कर सकते। तो वहां पे क्या होता है, आपको पुश अपने हिसाब से जो दिखता है वो चिपकाए चले जाओ, मार्केट में फेंकना पड़ता है, ठीक है। ऐसा ही होता है ना, आप कपड़ा मार्केट में आता है, फैक्ट्रियां बनाती हैं, डिजाइन सोचती हैं, उतार देती हैं, ठीक है, वो डिमांड का वेट नहीं करती, क्योंकि अगर वो वेट करने लगे तो पता ही नहीं क्या हो जाएगा, तो वो डिजाइन बनाती हैं और मार्केट में उतार देती हैं। तो पुश मॉडल आ गया वहां पे। पर ऑटोमोबाइल कंपनियां जो होती हैं, आप क्या करते हो, कार बुक करवाते हो, 2-2 महीने, 4-4 महीने, 1-1 साल तक की बुकिंग होती है। अभी आप थार बुक करवाओ, कोई भी गाड़ी बुक करवा लो, ठीक है, तो आपको लंबी चौड़ी बुकिंग मिलेगी। तो क्या होता है ऑटोमोबाइल में, अब मैंने आपको स्पेशल स्कूटर बाइक आप जाते हो, वो भी आपको समय ले लेते हैं। तो उसके लिए क्या होता है, आपको यहाँ पे आपको पुल मॉडल लगता है, ठीक है। प्रोडक्ट, अब पहले तो इंडस्ट्री पे डिपेंड करता है कौन सा मेथड होगा, दूसरा प्रोडक्ट पे भी डिपेंड करता है। जैसे अगर कोई चीज स्टैंडर्डाइज है, मतलब वैसी ही मिलनी है, एक जैसी मिलनी है, कोई कोई कस्टमर का कोई लेना देना नहीं है, जैसे टैली का सॉफ्टवेयर, टैली सॉफ्टवेयर वो एक जैसा मिलेगा सबको, हालांकि टैली में कस्टमाइजेशन भी होता है, वो अलग से करवाना पड़ता है, पर टैली का सॉफ्टवेयर सबके लिए एक जैसा आता है। तो वो क्या करते हैं, तो वो पुश मॉडल पे है, उन्होंने अपने 1000 लाइसेंस बनाने थे, 1000 लाइसेंस बना के दे दिए। कस्टमाइज मॉडल कहाँ पे काम, जहां पे कस्टमाइज मॉडल होगा वहां पे पुल मेथड होगा। जैसे मैंने कोर्स बनाया तो सबके लिए बराबर सा है, पर मैंने कस्टमर के स्टूडेंट की डिमांड पे कुछ अलग से क्रिएट करके दिया, कई बार करना पड़ता है, ठीक है, तो वहां पे पुल मॉडल आ गया। अब डिमांड भी मैटर करती है, जैसे डिमांड मतलब अगर डिमांड स्टेबल है, पहले से ही पता है यार इस महीने इतना सामान बिकेगा, इस महीने ये डिमांड रहती है, तो पहले से जब चीजें पता है ना, तो आप वहां पे पुश मॉडल लगा सकते हो। और अगर पहले से नहीं पता तो फिर आपको पुल मॉडल लगाना पड़ेगा। कॉस्ट भी बहुत मैटर करती है, देखिए कॉस्ट कैसे मैटर करती है। देखिए पुश मॉडल में क्या होता है, कंपनियां पहले से डिसाइड कर लेती हैं, उनको सबसे पहले पता होता है, तो ये जब सबसे सस्ता सामान होता है तभी मंगवा लेंगे पहले से ही। जैसे चिप्स कंपनी है, उसको पता है कि आलू कब सस्ता होता है, पहले से ही पता है कि उसकी डिमांड क्या चल रही है, तो वो चिप आलू का अरेंजमेंट पहले से ही करके रखते हैं। इवन वो तो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं किसानों के साथ स्पेशल आलू के लिए कि हमारा आलू ये होगा, इस तरह का होगा, तो वो पहले से ही पता है उनको, वो कॉन्ट्रैक्ट वैसे करके रखते हैं, सामान पहले से ही अरेंज करते हैं, जब सस्ता होता है तभी कंपनियां खरीद के रखती हैं, तभी के कॉन्ट्रैक्ट कर लेती हैं वो। इसको भी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। इसमें क्या करते हैं, एक प्रीमियम दे देते हैं आदमी को, सामने वाले को, कि मैंने तेरे को बांध लिया, अब मुझे ये इस रेट पे ये चीज देगा तो उस समय, ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं।
ये फाइनेंस की बातें हैं, बट ठीक है, एक बार मैं आपको समझा रहा हूँ। तो इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट आपने भी सुने होंगे कि भैया मुझे 2 महीने बाद तूने इतने टन ये देना है। अब अपने ईंटों वालों के साथ ट्राली, अब जैसे ईंटें मिलेंगी नहीं, अब गीली हो जाएंगे या दूर से आएंगी, तो ईंटों वालों के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि भाई मुझे, मेरा मकान बन रहा है, मुझे तो इस समय तो 2 ट्राली 4 ट्राली भेजता रहेगा रोज की, मेरी बिल्डिंग बन रही है। तो ये क्या होते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं पहले से ही, ठीक है। तो अब मेरा ये कहना है कि लागत देखी जाती है, जब आपको पहले से ही पता है तो आप कौन सा मॉडल लगाओगे, पुश मॉडल। जब आपको पहले से ही पता है ना फ्यूचर का, तो आप पुश मॉडल लगाना, हमेशा ध्यान देना। पर आपको पता ही नहीं है कब कितनी डिमांड आ जाए, जैसे मेरे पास अब किताब की कोई डिमांड का पता ही नहीं है, ठीक है। जैसे कल आ गई, मान लो कल आ गया 50 सेट का, आज 20 सेट का आया, तो मुझे पता नहीं, मैं उस हिसाब से प्रिंटिंग के लिए भेजता हूँ। अभी जो मैं अपनी प्रिंटिंग का जो है ना, प्रिंट ऑन डिमांड का जो कॉन्सेप्ट है, वो पुल मॉडल पे है। अब अगर मेरा किताबों का मॉडल देखा जाए तो वो कौन सा है, पुल मॉडल पे, जितनी डिमांड में उतने ऑर्डर के लिए भेजता हूँ, एक आइडिया। अच्छा, अगर मैंने पहले से ये छपवा के रखी होती 10,000 किताबें, तो वो पुश मॉडल था, ठीक है। चलो, कॉस्ट का समझ में आ गया। अच्छा, अब मेरी देखो, अब मैं बताता हूँ आपको, तो मेरी अगर मैं पहले से किताबें इकट्ठी छपवा लेता तो मेरे को कॉस्ट सस्ती पड़ती, पर आज की डेट में मैं प्रिंट ऑन डिमांड कॉन्सेप्ट पे जाता हूँ, थोड़ी थोड़ी प्रिंट होती है, बाइंडर भी अच्छे खासे पैसे चार्ज करता है। अगर मैं इकट्ठी किताबें छपवाता तो मेरे को 1 रुपए 1.5 रुपए बाइंडिंग का आता, 2 रुपए आ जाता। पर आज की डेट में मेरे को बाइंडर बाइंडर जो वो बाइंडिंग भी वैसे नहीं होती जैसे मुझे चाहिए, लोकल करवानी पड़ती है, तो 5 रुपए बाइंडर बाइंडर ले जाता है। कॉस्ट का बड़ा फैक्टर आता है यहाँ पे। डिलीवरी, अब देखो, अगर मुझे डिलीवरी बहुत कम समय में चाहिए, कम समय में मतलब मुझे पहुंचाना है, तो मुझे पहले से ही सोच के रखना पड़ेगा। अगर मेरे पास टाइम है तो मैं फुल टाइम पे पुल पे जाना होगा। अगर मुझे हैंड टू हैंड डिलीवरी करनी है तो मुझे पहले से अरेंज करके रखना पड़ेगा, तो वहां पर तो मुझे पुश चलेगा। तो ये फैक्टर्स बहुत सारे हैं जो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल में देखो, सप्लाई चेन मैनेजमेंट का एग्जाम्पल अब आप देखेंगे, मोबाइल फोन। अब मोबाइल फोन की एक क्या है, निर्माता है, वो क्या करेगी, रॉ मटेरियल का अरेंजमेंट करके रखेगी, उसको क्या क्या बनाना है, बैटरी, स्क्रीन वगैरह, प्रोडक्शन का इंतजाम करके रखेगी, क्वालिटी कंट्रोल की, फोन की क्वालिटी क्या है, कैसे है, वो सारा करेगी अरेंज, डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, कस्टमर सर्विस, रिटर्न्स, ये सारा अरेंजमेंट वो करवा कर रखेंगे, ठीक है। ये सारी चीजें आपके पढ़ने के लिए आप इसको पढ़ लीजिएगा। ये पीडीएफ आपको कोर्स के अंदर ऐप में मिलेगी, और इसको मैं ओपन भी छोड़ दूंगा, जो आगे इसको पढ़ना चाहता है वो पढ़ लेगा, ठीक है। देख कौन से, ये जो 2 कोर्स है ना, इसके फुल वाला और इसमें दोनों में बाहर की तरफ ही रख दूंगा मैं, ठीक है। बच्चे पूछेंगे बार में फिर। अगर किराना स्टोर है तो वो ये भी मैंने आपको समझा दिया था, वो क्या करेगा, सप्लायर का सिलेक्शन करेगा, ये बाकी चीजें आपके पढ़ने की आपको समझ में आ चुका होगा। इन्वेंट्री मैनेजमेंट करेगा, डिस्ट्रीब्यूशन, शेल्फ शेल्फ अरेंज करके रखेगा, और कस्टमर की सर्विस, कस्टमर आएगा उसके कंज्यूमर हेल्प हैंडलिंग करेगा। ये सारी चीजें आपको पता है, इसमें कोई बहुत ज्यादा बताने की मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। अब क्या है, ये मैंने एक क्या कहते हैं टेबल बनाई है। अब ये टेबल देखो, कई बार आप कहते हैं ना पीडीएफ बनाने में क्या होता है, अभी देखिए पीडीएफ बनाई मैंने और इसमें क्या आ गई, ये लाइनें उड़ गई, देखो। तो बहुत बार ये पीडीएफ कई बार गलत बन जाती है, उसको सही करने में कई कई घंटे, कई कई दिन भी लग जाते हैं, कई बार पूरी किताब कई कई बार खराब हुई हुई है, ठीक है। ये हमारा टीआरए के टाइम पे बहुत खराब होता था, मैं बार बार करनी पड़ती थी पीडीएफ से ही। तो बाद में पता चला कि इसका एक्चुअल में मेन प्रॉब्लम क्या होता है, तो थोड़ी जल्दी होनी शुरू हो गई। अब देखो, जैसे फैशन इंडस्ट्री है, इसका कौन सा मॉडल लगेगा, पुश मॉडल, ठीक है। हमने बातें कर ली थी, कपड़े तो सीधा उतारने हैं। ऑटोमोबाइल में पुल मॉडल, फास्ट फूड रेस्टोरेंट में, अब देखो फास्ट फूड में क्या होता है, पहले से ही आपको डिमांड सोच के रखनी पड़ती है। पर अगर आप जैसे, अब आप देखिए जहां पे खाना बन के आपको देते हैं कस्टमाइज, कि मेरे को नहीं, मेरे को तो ये तड़के वाली चाहिए, मेरे को तो ये वाली चाहिए, वहां पे क्या आ जाएगा, वहां पे पुल मॉडल आ जाएगा। जहां खड़के बनवाते हो, मतलब समझ गए, ऑन द स्पॉट, वो आपकी कस्टमाइजेशन के आधार पर बनाता है। पर आप जब मैकडी में जाते हो तो पहले से ही पता है यार इतने लोग आते हैं, एक आइडिया होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स में देखिए हाइब्रिड मॉडल लगाया है। कई बार आपको देखिए, आप कह सकते हैं यार इसमें तो ये लगना चाहिए, तो कई बार सिचुएशन दोनों भी लग जाते हैं, ठीक है। दवा उद्योग में पुश, पहले से ही दवाइयों का सोच के रखना पड़ता है मार्केट में, है ना। एग्रीकल्चर का पुश पहले से ही, ठीक है। कंस्ट्रक्शन का, कंस्ट्रक्शन पुल, मतलब ऑन द स्पॉट। अब आपको ये डिमांड होती है ना, मतलब अब आप ये सोचिए कि मुझे पहले से ही, अब कंस्ट्रक्शन में क्या है, जब जब बन रहा है, जब जब तब तब ऑर्डर आ रहे हैं। सॉफ्टवेयर का पुल, ठीक है। अब सॉफ्टवेयर बन रहा है, यहाँ पे टैली सॉफ्टवेयर स्टैंडर्डाइज है, ध्यान देना, जहां पे स्टैंडर्ड, अब सॉफ्टवेयर भी 2 तरह के हो गए, जहां पे स्टैंडर्डाइजेशन आ गया, अब उसमें चेंज नहीं हो सकता। जब मैं वेबसाइट बनवा रहा हूं और मेरी वेबसाइट यूनिक बननी है, तो पुल मॉडल ही है ना, तो मेरी डिमांड के हिसाब से बनेगी, ऐसा दिखनी चाहिए, ऐसे वैसे होनी चाहिए, ठीक है। तेल और गैस पुश, ठीक है। फर्नीचर हाइब्रिड मॉडल जैसे भी चलेगा, बना बनाया भी आ जाएगा, और वो भी। पब्लिशिंग इंडस्ट्री
पुश, एविएशन पुल, एविएशन मतलब जहाज वगैरह, उसमें तो जब आप जो डिमांड करोगे वैसे ही आएगा ना, कहा करोड़ों अरबों रुपए का खर्चे वाला मामला है वो। जैसे मुझे आपने सुना था ना वो अलग अलग रॉकेट के अलग अलग स्पेसिफिकेशन होते हैं, इतना वजन उठाएगी, इतनी रॉकेट उठाएगी, कितने पंगे थे राफेल के टाइम पे, आपको ध्यान है ना कि इसकी कीमत इतनी, नहीं नहीं इसकी कीमत इसलिए है क्योंकि हमने इसको कस्टमाइजेशन करवाया था, ठीक है। दूर संचार, अब इसमें पुल मॉडल आ गया, तो ये सारी चीजें इसमें लिखी हुई हैं, ये आप पढ़ लीजिएगा। और मैंने इसमें नोट भी दे दिया था यहाँ पे, ई कॉमर्स वगैरह ये सारा देख लीजिएगा। खिलौना पुश, फिल्म उद्योग पुश, तो ये पढ़ना है आपको, इसका कुछ ये नीचे रीजन भी लिख दिया है, ठीक है। और यहाँ पे नोट भी दे दिया है कि कई जगह आपको ऐसा भी लग सकता है कि दोनों लग सकते हैं, तो वो भी मार्केट की स्थिति के आधार पर रहता है, ठीक है। तो अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं और अगर अभी तक आपने कोर्स को नहीं खरीदा है, तो ये कोर्सेज के लिंक दे रखे हैं यहाँ पर। यहाँ पे कोर्सेज हैं शुरू शुरू में, कोऑपरेटिव के कोर्सेज शुरू में हैं सारे, ठीक है। अलग अलग कोर्सेज हैं, इनके लिंक सामने हैं, आप सीधा ऐप पे जाएंगे, देख डेमो का ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा पहले। फिर नीचे राजफेड के कोर्सेज है, राजफेड और डेयरी में लगभग मान के चलिएगा सिमिलर है। फिर जेविनल का कोर्स है, फिर EOR और कंप्यूटर की एक बुक है, ये जरूर देख लीजिएगा, ये है ना। फिर ये बुक्स की एक सैंपल मैंने फोल्डर बना के रखा हुआ है गूगल ड्राइव का, यहाँ जाएंगे तो वहाँ आप बहुत सारे बुक्स के कटिंग्स देख लेंगे आप वहाँ पे, इनकम टैक्स। अच्छा, फिर नीचे बुक्स आ जाती हैं हिंदी की, ये सीक्वेंस में सारी हिंदी की बुक है। फिर नीचे से फिर ये मैंने गैप दे के रखा हुआ है इंग्लिश की बुक्स, थोड़ा गैप इसलिए दिया ताकि पता चले। ये सारी बुक्स दे रखी है मैंने यहाँ पे। और एंड में ये ऐप का लिंक, EORO का जो भी आपको फीडबैक, मतलब जो मैंने फोल्डर बनाए थे वो सारा का सारा यहाँ पे मैंने दिया हुआ है, कुछ कोर्सेज। और अगर उसका देखना हो तो जरूर से हमारे साथ जुड़िएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा, कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए ये बेस्ट मौका है, इसको जरूर एक्सप्लोर कीजिएगा। और आज के इस वीडियो में इतना ही, और फिर हम इसका आगे का जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट, अभी ये पहली वीडियो हुई है ना, तो आगे के अब अपने इसके आगे की चर्चा शुरू करेंगे। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। बहुत बढ़िया, आप इसको करिए, और सिलेबस बहुत कम है जेवीएनएल के मुकाबले और बाकी भर्तियों के मुकाबले, तो इसको करना चाहिए, ठीक है जी। टेक केयर, बाय बाय।